नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आइए आज एक और क्लास के साथ मैं आपके सामने हूं। और जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद अपन लोगों ने कर लिया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति कैसे बनते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं। ये मैंने आपको करवा दिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री है ये कैसे बनते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, इसने पूछ रखा है द प्राइम मिनिस्टर इज, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। पता है क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनता है। वो लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, यानी जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है या जो प्रधानमंत्री का पद है इसका चुनाव होता है। तो ये प्रधानमंत्री के पद का चुनाव नहीं होता। तो फिर भी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, आइए हम जान लेते हैं। देखिए, इसने पूछ रखा है कि प्रधानमंत्री होता है, तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री हमेशा क्या होता है, अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है। अब ये प्रधानमंत्री नियुक्त होने का मतलब क्या है या फिर नियुक्तिकर्ता कौन है, ये सब बातें आप डिस्कस करेंगे। मैं आपको सबसे पहले तो बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें बताता हूं। क्या, देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के दो सदन होते हैं। एक तो मैंने आपको करवाया होगा लोकसभा और एक आपने किया होगा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के क्या होते हैं, दो हाउस होते हैं, ये दो सदन होते हैं। अब लोकसभा की जो सीटें हैं ना, ये है 543, 543 सीटें हैं लोकसभा की। और आपको इतना पता होगा, लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में होता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से क्रम की लोकसभा चल रही है, तो ये 18वीं लोकसभा चल रही है। और ये बनी कब थी, तो अभी मई और जून के अंदर बनी है, 2024 के अंदर। और अब इसका कार्यकाल कितना होगा, आने वाले 5 वर्ष तक ये लोकसभा चलने वाली है। ठीक है, तो लोकसभा में रूल ये है कि जिस भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी, यानी यहां से स्पष्ट बहुमत जब मिलता है, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी, स्पष्ट बहुमत जिस पार्टी को मिलता है ना, उस पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। अब बात ये आती है कि क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में रूल है कि 543 का हाफ एंड प्लस 1 यानी 272, 272 सीट जो है ना, जिस पार्टी को आती है उसकी क्या बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है। तो ये लोकसभा का क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि लोकसभा के इलेक्शन हुए और इलेक्शन में ये डिसाइड हुआ कि किस पार्टी को सीटें कितनी मिली है। अगर कोई पार्टी 272 प्लस सीट हासिल कर लेती है तो ये क्या है, ये क्लियर मेजोरिटी है, ये स्पष्ट बहुमत है। ठीक है, अब ये पार्टी जिसकी सरकार बनी होगी, वो पार्टी अपने में से किसी एक व्यक्ति का नाम निकालती है कि ये व्यक्ति क्या होगा, हमारी पार्टी की तरफ से पीएम पद का दावेदार है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। अभी जो नरेंद्र मोदी क्या चल रहे हैं, ये देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो ये प्रधानमंत्री कैसे बने, क्या इन्होंने इलेक्शन लड़ा था क्या? तो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन तो लड़ा, लेकिन जो इलेक्शन लड़ा ना, वो कहां से? तो मैंने कह दिया कि जैसे प्रेजेंट टाइम में देश के पीएम कौन है, तो पीएम है नरेंद्र मोदी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो वाराणसी के सीट से लड़ा है। कहां से लड़ा है, वाराणसी की जो सीट है ना, वहां से इलेक्शन लड़ा है। तो आपको ये पता हो कि वाराणसी का मतलब क्या हुआ, कि यहां से इन्होंने एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। तो नरेंद्र मोदी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन किस रूप में, तो इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इलेक्शन लड़ा है। लेकिन जो ये पोस्ट है प्रधानमंत्री वाली, प्राइम मिनिस्टर वाली, क्या इसका इलेक्शन हुआ है क्या? तो इसका इलेक्शन नहीं होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, क्या इस पोस्ट का चुनाव होता है क्या? तो नहीं होता। जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं,
क्या ये भी इलेक्टेड होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं, ये नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि प्रधानमंत्री हमेशा क्या होता है? नियुक्त होता है। तो एक तो ये हो गया कि जिस पार्टी को 272 सीट आई ना, उसकी सरकार बन गई और उसी पार्टी से क्या बनेगा? कोई एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है। जब आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ा होगा राष्ट्रपति का, तो 2 आर्टिकल वहां पर आपने पढ़ रखे होंगे। कौन कौन से आर्टिकल थे? तो आर्टिकल की अगर बात की जाए तो एक तो है 74 और एक आर्टिकल कौन सा था? तो 75(1). इसमें क्या बताया गया है? 74 में ये बताया गया था कि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा ना, ये हमेशा कौन होगा? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, ये देश का प्रधानमंत्री होगा। ये बात तो कौन से आर्टिकल में कही गई है? 74 में है। 75(1) में क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जो है ना, ये हमेशा क्या होगा? ये नियुक्त होता है। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अब बात यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, ये किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है, ये कैसे तय होता है? तो इसका पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल स्पष्ट। क्या? कि संसद जो है, इसकी जो लोकसभा है, और यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है ना, जिस पार्टी के पास में क्लियर मेजोरिटी होती है, स्पष्ट बहुमत, और उसकी सरकार जब बन जाती है तो उसी में से किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है क्या? देश का प्रधानमंत्री। अब ये तो हो गया कि जिस पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली हो, स्पष्ट बहुमत मिला हो। लेकिन दूसरा बात क्या होता है? अगर किसी पार्टी को ये 272 सीट ना मिले, यानी कोई ऐसी पार्टी हो जिसको 272 सीट आए ही ना, या फिर किसी पार्टी के पास में क्लियर मेजोरिटी हो ही ना, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसे बनाया जाएगा? तो एक तो देखो, इंडिया में एक गठबंधन चल रहा है काफी टाइम से, जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये गठबंधन बनाया किसने था? तो ये एक टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हुए थे, तो इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम क्या आता है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एक गठबंधन जो पहले यूपीए के नाम से चल रहा था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम इंडिया कर दिया गया है। ठीक है ना, इंडिया। तो इंडिया जो गठबंधन है, ये इसमें लगभग पहले क्या नाम था? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और अब इसका नाम क्या पड़ गया? INDIA, इंडिया नाम कर दिया गया। तो अब ये जो गठबंधन है ना, इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी आती है बीजेपी। और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी आती है? तो ये आती है कांग्रेस पार्टी। इंडिया में सबसे बड़े 2 गठबंधन, एक का नाम है इंडिया जो अभी पीछे बना था, और एक का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। आपको अगर पता हो तो जब पहली बार 1996 के अंदर इलेक्शन हुआ, तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ ना, तो 1996 के अंदर जो बीजेपी पार्टी थी, इसको 161 सीट मिलती है, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 140 सीट मिलती है। यानी 1996 के इलेक्शन में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत या क्लियर मेजोरिटी आई ही नहीं। तो अब बात यह थी कि फिर किस व्यक्ति को देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया जाए। तो उस समय देश के राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया। क्यों? सबसे ज्यादा सीटें किसके पास में थी? वो थी बीजेपी के पास में। कितनी है? 161। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को टाइम मिला 6 महीने का कि आपको क्या काम करना है? स्पष्ट बहुमत हासिल करके दिखाना है।
तो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मात्र 13 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि ये इन्होंने भरसक प्रयास किया और सीटें 161 से कहां पर पहुंच पाई थी, 192 192 तक ही पहुंच पाई थी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो सरकार बन सकती है। जैसे अभी आपको पता है कि 2024 का इलेक्शन हुआ और 2024 में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, तो फिर जो एनडीए है इसकी सरकार बनी और एनडीए की सरकार से देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, ये नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे जो होता है ये बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या कभी चुनाव लड़ता है क्या? तो चुनाव तो लड़ता है, किस रूप में? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है इसका इलेक्शन होता है क्या? तो नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लेते हैं। इसने पूछ रखा है सर्वप्रथम जो अविश्वास प्रस्ताव है ये किस प्रधानमंत्री के खिलाफ में लाया गया था? अब पहले तो सुनो, ये अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, इसे क्या कहा जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ में लाया गया था? तो इसका ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर आपका डी। पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, इनके खिलाफ में सबसे पहले क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो सुनिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, ये हमेशा याद रखना किस सदन में आता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन से सदन में आता है? तो यह सबसे पहले लोकसभा के अंदर आएगा। क्लियर हुआ? तो लोकसभा के अंदर आता है तो इसका रूल क्या है? देखिए, हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, और संसद के दो सदन मैंने करवाए थे, तो एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो याद रखना हमेशा जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, ये कहां पर आएगा? ये लोकसभा के अंदर ही आता है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले किसके खिलाफ में लाया गया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में लाया गया था। ठीक है, तो ये कब लाया गया था? तो आपने ये बात भी डिस्कस यहाँ पे कर लेनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कब लाया गया था। तो इनके खिलाफ में है ना, सबसे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो ये कब आया था? 1963 के अंदर आता है। अविश्वास प्रस्ताव कब आया? ये आया था 1963 के अंदर। 1963 में सबसे पहले क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव आता है। कौन लेकर के आया था? तो जे.बी. कृपलानी लेकर के आए थे। जे.बी. कृपलानी लेकर के आते हैं। ठीक है, 1963 के अंदर। और ये अविश्वास प्रस्ताव जो मैंने आपको बताया है, ये हमेशा कहां पर आता है? हमेशा लोकसभा के अंदर ही आता है। हमेशा लोकसभा के अंदर ही क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव आता है। लोकसभा में ही लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के कौन आता है? तो हमेशा जो विपक्ष की पार्टी होती है ना, वो लेकर के आती है। तो क्या ये पारित हुआ था क्या? तो नहीं हुआ था। अगर ये पारित हो जाए तो ये सोच लो कि सरकार गिर जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो सरकार गिर जाती है, अगर ये पारित हो जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसके खिलाफ में आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1947 से लेकर के 1964 1964 तक क्या रहे थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे। यानी आज तक का जो रिकॉर्ड है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, कि सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, लगभग 17 वर्ष तक रहे थे। इंदिरा गांधी भी देश की पीएम रह चुकी थी, मोरारजी देसाई भी सब बन गए थे। ठीक है ना, तो सरदार पटेल जो है ये कभी प्रधानमंत्री तो बने ही नहीं थे, उप प्रधानमंत्री जरूर बने थे। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है इन सभी के खिलाफ में लगभग आया हुआ है। तो सबसे पहले कहां पर आया था?
पंडित नेहरू के खिलाफ में, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था, तो सरकार यहाँ पर गिरी ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति जो है ना ये उत्तरदायी होती है। अगर पूछ ले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, इनके यहाँ पे होती है। लेकिन लोकसभा के प्रति का मतलब वो सामूहिक रूप से किसके प्रति है, तो वो लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है, तो याद रखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मैंने बता दिया। अब ये जो ऑप्शन चल रहा है यहाँ पे भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। देखिए ये जो पोस्ट है ना, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ये पोस्ट क्या होती है। ये होता है, देखिए संविधान का कौन सा पार्ट है, तो पार्ट नंबर तो हम पढ़ रहे हैं 5 नंबर ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर स्पेशल बात की जाए कि इसका वर्णन कौन से आर्टिकल्स में है, तो कौन से आर्टिकल्स में होगा, 76 में इसका वर्णन किया गया है। ये क्या है, ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये होता है भारत का महान्यायवादी। इसे क्या कहते हैं, इसे भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, पर्सनल वकील होता है। यानी जो हमारी केंद्र सरकार होती है ना, इस केंद्र सरकार का क्या होता है, ये पर्सनली वकील होता है। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जो वकील है ना, ये कौन होता है, ये होता है महान्यायवादी। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, आपने बताना है आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए रहता है। 76 में किसका वर्णन है, महान्यायवादी का। जैसे अब ये महान्यायवादी क्या काम करता है, हम लोग सुनते हैं ना कई बार कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब भी केंद्र सरकार से किसी मुद्दे के ऊपर जवाब मांगते हैं, या आप ये सुनते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या कोई भी हाई कोर्ट हो सकती है जो केंद्र सरकार से जवाब मांग ले, तो जवाब देने के लिए कौन जाता है, ये महान्यायवादी जाते हैं। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर कोई होता है तो वो होता है महान्यायवादी। और इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, 76 में किया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 165 में क्या है, तो यहाँ पर एक पोस्ट का वर्णन है, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। यहाँ पर जो पोस्ट है उसको बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑफ स्टेट। जैसे ये केंद्र सरकार का पर्सनल वकील है ना, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य की सरकार या राज्य सरकार, तो ये राज्य सरकार का क्या होता है, ये पर्सनल वकील होता है। कौन, महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑफ स्टेट। तो अब देखो कौन से आर्टिकल में वर्णन है इसका, 76 में। और ये जो स्टेट वाला है इसका कौन सा आर्टिकल है, 165 165 है। आर्टिकल 123 में क्या है, तो इसमें बताया गया है अध्यादेश के बारे में, यानी ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है। और ये जो अध्यादेश है ये कौन जारी करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, ये अध्यादेश जारी करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 123 123 के तहत करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर है ए, 76 यहाँ पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जो MC सीतलवाड़ थे ना, ये भारत के पहले क्या थे, महान्यायवादी थे। यानी मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, अगर आपसे ये बात पूछे कि कौन थे, तो MC सीतलवाड़ जो है ये पहले महान्यायवादी बने थे।
ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन चल रहे हैं, आर वेंकट रमनी जो है ये वर्तमान में क्या है, भारत के महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। तो अभी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत कैबिनेट शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए क्या हुआ था, आपको पता है कि भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये अब तक 3 बार लग चुकी है। कब कब, 1962 में लगी थी, 1971 में लगी थी और ये 1975 में लगी थी। लेकिन यहां पर जो इमरजेंसी लगी ना, क्योंकि इमरजेंसी इंडिया में ऐसे नहीं लगती है, इसकी एक प्रोसेस होती है, लगाता कौन है और क्यों लगती है। तो अगर या तो भारत का किसी भी अन्य देश के साथ में युद्ध हो जाए, या किसी अदर कंट्री ने इंडिया पे ऊपर अटैक करिया हो, आक्रमण कर दिया हो, यानी युद्ध कर दिया हो, या फिर ऐसा हो कि इंडिया के अंदर ही इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे ये वाली जो है ना, ये लगी थी आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगी थी, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी। कब, 1975 के अंदर। और ये जो इमरजेंसी है ये कब तक रही थी, तो 1975 से 1977 तक रही थी, 1977 तक रही थी। और इस समय देश की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, उनको कह करके देश में क्या लगवा दिया, तीसरा आपातकाल लगवा दिया या नेशनल इमरजेंसी लगवा दी। पता है क्या हुआ बाद में, जब 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ यानी इलेक्शन हुआ, जब ये चुनाव होता है ना, तो यहां पर क्या काम किया गया था, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में पहली बार देश में ऐसा हुआ कि जनता पार्टी की सरकार बनती है। और जनता पार्टी की सरकार जब बनती है ना, तो इसकी सरकार से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये कौन बने थे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई बनते हैं। और मोरारजी देसाई ने क्या काम किया, अपने कार्यकाल में या अपने टाइम पीरियड में एक अमेंडमेंट करवाया था, कौन सा, 44वां अमेंडमेंट। और ये कब हुआ, ये 1978 के अंदर हुआ था। ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया कि इन फ्यूचर अगर भविष्य में कभी जब भी आपातकाल लगेगा तो ये किसके कहने पर लगेगा, तो ये कैबिनेट की लिखित सिफारिश के ऊपर लगेगा। पर बात ये थी कि कैबिनेट शब्द जो है ये संविधान के अंदर था ही नहीं, तो इसको जोड़ा कब गया था, तो इस अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड किया गया था। ठीक है ना, जो कैबिनेट शब्द है इसको संविधान में कब जोड़ा गया था, 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 के अंदर, और तब इसको यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है। तो याद रखना कि जब तीसरा आपातकाल लगा था तो ये कब लगता है, तो ये लगता है 1975 के अंदर। लोकसभा का फिर चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी, और मोरारजी क्या बनते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। और इन्हीं ने अपने ही टाइम पीरियड में क्या करवाया, एक अमेंडमेंट करवा दिया ये वाला, और क्या काम हुआ, जो कैबिनेट शब्द है इसको जोड़ दिया गया था। और इसी अमेंडमेंट के जरिए जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा एक प्रकार से फंडामेंटल राइट था, इसको यहां से चेंज कर दिया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार था ना, इसको यहां से रिमूव करके क्या बना दिया, इसे लीगल राइट बना दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। और ये कानूनी अधिकार बनाने के बाद इसको संविधान में कहां पर ऐड किया, तो आर्टिकल है 300A, इसमें यहां पर इसको ऐड किया गया था। तो याद रहे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था
इसको यहाँ से कब हटाया गया था? तो ये भी 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 के अंदर, तब इसको यहाँ से रिमूव किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर तो जो आपको दे रखा है फर्स्ट, यही होने वाला है सही। 42वां अमेंडमेंट कब होता है? तो 1976 के अंदर हुआ था। 61वां कब होता है? तो 1989 के अंदर हुआ था। और ये कब होता है? तो 1985 के अंदर होता है। यहां पर तो जो 10वीं अनुसूची है दल बदल, इसको जोड़ा गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ अपन चैप्टर किया था शेड्यूल का, तो उसमें जो 10वां शेड्यूल है इसको यहां पर जोड़ दिया गया था। इसके तहत जो मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 के अंदर किया गया था। अमेंडमेंट कौन सा था? 61वां अमेंडमेंट हुआ था। और ये जो 42वां अमेंडमेंट है इसको बोलते हैं लघु संविधान। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो जब हमारे देश में तीसरा राष्ट्रीयपात का चल रहा था ना, तब क्या होता है, एक अमेंडमेंट हुआ, कौन सा? 42वां। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपको यहां पर दे रखा है। अब जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो है संसद यानी पार्लियामेंट वाला। ठीक है, तो अब आपने ये पढ़ लेना है कि संसद जो है इसके टोटल कितने सदन है, ये कैसे चलती है, आप इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, संसद के बारे में इसने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो संसद है इसका कौन से पार्ट में वर्णन है, ये भी यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। तो पार्ट अगर आपसे पूछ लेना तो अपन 5 ही पढ़ रहे हैं, और यहां पर स्पेशल कोई एक आर्टिकल नहीं है। कितने आर्टिकल्स हो सकते हैं? तो हमारी पूरी पार्लियामेंट है आर्टिकल 79 से 122 122 तक आती है। 79 से कहां पर तक है? 122 122 तक आती है। अब देखो, मेरा कहने का मतलब जो संसद यानी पार्लियामेंट है ना, इसके कितने हाउस है ये कई बार पूछता है। तो एक तो है यहाँ पर लोकसभा और एक है यहाँ पर क्या? राज्यसभा। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं और राज्यसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की सीटें हैं 543 और राज्यसभा की सीटें हैं 245 245। अब मेंबर चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, इन्हें आप क्या कहेंगे? वो मेंबर कहाँ से है? संसद से है, यानी वो मेंबर है कहाँ का? पार्लियामेंट का। तो इसे एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगर ये पूछ ले कि कितने सदन है, तो सदन तो हो गए हमारे 2। कौन कौन से हो गए? एक लोकसभा है और एक क्या है? राज्यसभा है। लेकिन इसने पूछ रखा है कि कितने अंग है। तो अंग पूछे ना तो आप इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी शामिल करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, इनको भी अपन लोग इसमें शामिल करेंगे। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आ जाए कि संसद के कितने अंग है, तो आपने बताना है कि संसद के 3 अंग होते हैं। और 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो आपको दे रखा है कौन सा? लोकसभा। सेकंड कौन सा है? राज्यसभा। देखिए, लोकसभा अगर किसी बिल को पारित करती है तो ये जाता है कहां पर? राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो गया ना, अब ये जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और भारत का राष्ट्रपति जब तक अपने सिग्नेचर नहीं करता ना, तब तक ये पारित नहीं माना जाता है। क्लियर हुआ? तो याद रखिए, संसद के कितने अंग है? तो संसद के 2 अंग है, 3 अंग है। और कितने सदन है? तो सदन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब जो लोकसभा है ना, इसे क्या कहा जाता है? एक तो इसे निम्न सदन कहा जाता है, यानी इसे लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। इस लोकसभा को टेम्परेरी हाउस यानी अस्थायी सदन भी कहा जाता है। टेम्परेरी हाउस यानी अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और जो राज्यसभा है ना, इसको कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसे परमानेंट यानी स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या फिर स्थायी सदन भी कहा जाता है और इसे निम्न सदन या फिर
अस्थायी सदन कहा जाता है। किसको? तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ये क्या है? ये संसद के दो तो सदन है, और संसद के कितने अंग है? तो संसद के 3 अंग होते हैं। हो जाएगा यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कल हम क्या काम करेंगे? संसद यानी पार्लियामेंट का जो पहला हाउस है जिसका नाम है लोकसभा, हम इसको यहाँ पर अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या है, पहली कब बनी थी और कैसे बनती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, इनकी सीटें कितनी हैं, कैसे चुनाव होता है, कौन इनको शपथ दिलवाता है। तो ये सारी जो है ये अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो है हमारी क्लास यहीं पर फिनिश हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।